Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 15th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक देखें सो दैट आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर करनी है. तो फर्स्ट न्यूज इज आईटी टीम सर्वे बीबीसी ऑफिस ओवर वॉल्यूशन ऑफ लॉस. अब यहाँ पर क्या हुआ है, आप सभी को पता है कि बीबीसी ने यहाँ पे जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर, इंडिया द मोदी क्वेश्चन. तो ये डॉक्यूमेंट्री निकाली थी और इसे यहाँ पे बैन भी कर दिया गया था. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बीबीसी का ऑफिस है वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्या किया, एक सर्वे कंडक्ट किया है ना. सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है किस बेसिस पे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो बीबीसी है, ये ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल है, उन्होंने क्या किए हैं, हमारे जो कंट्रीज के लॉ हैं उन्हें यहाँ पे वॉलेट किया है ना. अब देखिए यहाँ पे हर एक कंट्री के कुछ लॉज होते हैं, कुछ तो उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें वॉलेट किया गया है. और ये जो वॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, जिसके कारण वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल स्फीयर में हमारी इमेज है उसको वो क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है. इंडिया की जो एक तरीके से कह सकते हैं ग्रोइंग यहाँ पर इमेज है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे कर्टेल कर रहा है. तो इसी के चलते यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने बीबीसी के ऑफिस में यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया. अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जो जर्नलिज्म है, ठीक है ना, जो जर्नलिस्ट हैं तो इंडिया में उन्हें सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट उन्हें यहाँ पे क्या इंश्योर करना चाहिए कि जो लैंड का यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड होता है उसे उन्हें उस लॉ से अबाइड होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वो क्या कर सकते हैं, वो जर्नलिज्म जो है, जर्नलिस्ट है, उनके पास सारे राइट्स हैं. तो देखिए इसमें कहा गया है द बीबीसी हैज ऑल राइट्स टू डू जर्नलिज्म इन इंडिया बट दे विल हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड. तो उन्हें क्या करना होगा, जो लॉ है लैंड का उससे अबाइड करना होगा, उसे मानना होगा, ठीक है ना. यहाँ पे इसी के चलते यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है आईटी जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, कहाँ, बीबीसी के ऑफिस में. तो आई होप आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं होलसेल इन्फ्लेशन ईज टू 4.7% इन जनवरी. अब देखिए ये जो हमारा न्यूज़ है, ये वाली न्यूज़, और एडिटोरियल सेक्शन में हमारी एक न्यूज़ है डिस्टर्बिंग डायलेशन, है ना. तो इसको हम कंबाइन करके पढ़ते हैं क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बताया गया है होलसेल प्राइस के बारे में कि जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, होलसेल प्राइस हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. और इसमें बात की गई है हमारी सीपीआई के बारे में, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली, पहले तो इसमें कमी आई, उसके बाद फिर से अब इसमें हमें राइज देखने को मिला, इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला. तो इसको हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं. तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा होलसेल इन्फ्लेशन है, होलसेल इन्फ्लेशन और सीपीआई क्या होता है, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए पहली बात क्वेश्चन आता है व्हाट इज इन्फ्लेशन, है ना. इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन आप सभी को पता है, जैसे कि हमारी जो डेली लाइफ के इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन क्या है, जैसे कि हमारी जो डेली गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, है ना, डेली लाइफ की जो गुड एंड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, जो ये सारी चीज़ें होती हैं उनके प्राइस में क्या हो, यहाँ पर राइज होता है. जब इनका जो प्राइस होता है, जब वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, राइज होता है, तो उसे हम रेफर करते हैं एज अ इन्फ्लेशन, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं इन्फ्लेशन. अब देखिए फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं. मैंने यहाँ पर एक बिस्किट का पैकेट लिया, कल मैंने ये बिस्किट का पैकेट खरीदा कितने रुपए में, 10 रुपए में, ठीक है, 10 रुपीज़ में मैंने ये बिस्किट का पैकेट लिया. नाउ मैं 2 दिन बाद फिर से मैं शॉप में गई और मैंने फिर से उस बिस्किट को खरीदा. अब मुझे वही सेम बिस्किट मुझे मिल रहा है यहाँ पे 12 रुपीज़ में. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे देखिए मैंने परसों खरीदा था ये 10 रुपीज़ में और आज मुझे ये मिल रहा है 12 रुपीज़ में. तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या दिख रहा है कि 2 रुपये का मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, राइस दिख रहा है इस बिस्किट के पैकेट में. तो आई विल रिफर दिस कॉन्सेप्ट एज अ इन्फ्लेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है. इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इसको मेजर करने की 2 टाइप्स के मेनली इन्फ्लेशन होते हैं. एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जब इकोनॉमी में यहाँ पर क्या होता है, जैसे इकोनॉमी में यहाँ पर हमारी डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिमांड बढ़ती है और उसकी जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, यहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है.
डिमांड इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन उसका क्या होता है यहाँ पर कम होता है। तो इसके बीच में जो गैप आता है, अब देखिए किसी चीज़ की मांग ज़्यादा हो रही है बट वो चीज़ यहाँ पर कम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी आइटम आप ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे मांग कर रहे थे कोई फूड आइटम है, हम फूड आइटम से एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ पे पेंसिल की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इसका जो प्रोडक्शन है वो अभी कम पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन इसका कम हो रहा है या फिर सप्लाई इसकी कम हो रही है। तो यहाँ पे देखिए गैप क्रिएट हो जाएगा। और जब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, और सप्लाई कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे डिमांड कम है तो क्या होगा, उसका जो प्राइस होगा इस पेंसिल का उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, किसी भी गुड सर्विस का जो है कॉस्ट उसको या तो उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे मेनली यही बात की जा रही, मेनली हमने फर्स्ट वाले में हमने किसकी बात की कि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डिमांड और डिमांड ज़्यादा हो रही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसकी सप्लाई यहाँ पर कम हो रही है बट डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बट सप्लाई यहाँ पे कम हो रही। तो हमने क्या किया, उस आइटम की यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया, कॉस्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आई होप आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए आर्टिकल में क्या बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है इस न्यूज़ में, ये है कि जो हमारा होलसेल इन्फ्लेशन है, हमारा जो WPI है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के यहाँ पे दो इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है CPI, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी आइटम जो है डायरेक्टली इंडस्ट्री से, जहाँ होल में हम खरीदते हैं ना, होलसेल में, थोक में, जिसको हम कहते हैं कि हमने थोक में ये आइटम परचेस कर लिया है, तो जब हम होलसेल से यहाँ पे डायरेक्टली परचेस करते हैं तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में आता है। इसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, किसको, होलसेल प्राइस में ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड, एंड CPI में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ थिंग्स आर इंक्लूडेड, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई आइटम यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, हम यहाँ पे ले लेते हैं पेंसिल, यहाँ पर क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन हुआ। अब इसको यहाँ पे इसका मार्केट में पहुँचाया। अब मार्केट तक पहुँचने में इसका ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पे कुछ खर्चा आया होगा, है ना। तो इसमें इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो भी इसमें क्या हुआ, इंक्लूड होके जब ये मार्केट में पहुंचा तो इसका जो प्राइस होगा वो थोड़ा अलग होगा। अब जो मार्केट में हम यहाँ पे पेंसिल लेने जा रहे हैं तो उसमें यहाँ पे क्या है, उसका जो इंडस्ट्रियल कॉस्ट है, मेन कॉस्ट है वो भी, और जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो भी इसमें क्या हुआ, इंक्लूड होकर हमारे पास आए। तो इसमें देखिए गुड और जो सर्विस प्रोवाइड की गई, इसमें दोनों का जो प्राइस होता है वो इंक्लूड होकर आता है। तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जनवरी में जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल में हमें क्या देखने को मिला है, इन्फ्लेशन देखने को मिला है 4.7%, ठीक है, कितना, 4.7। और यहाँ पे हमारा ये बताया गया है, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो हमारा CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI, पहले तो इसमें हमें कमी देखने को मिली बट इसमें अब फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, राइज देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो गवर्नर हैं RBI की, उन्होंने ये कहा, asserted that inflation has shown sign in moderation and the worst is behind us, है ना। Monday's release on consumer price index estimated for January revealed the disconcerting revealed in price green trend। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें हम, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, तो यहाँ पे कितना वो इंक्रीज हुआ है, दिसंबर में हम देखें तो दिसंबर में ये कितना था, 4.19%, जो कि आज के एट प्रेजेंट फरवरी में हम देख रहे हैं तो ये कितना इंक्रीज हो चुका है, 5.94%, है ना। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे जो हमारे फूड एंड बेवरेजेस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 11.7% यहाँ पे डिफ्लेशन देखने को मिला है ना। जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उनमें हमें 8.79% यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। मतलब कि टोटली हम देखें तो 16.1% यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जंप देखने को मिल रहा है इन द प्राइस। अगर हम यहाँ पे सीरियल्स की बात करें, ठीक है, तो सीरियल्स में जो हमारे फ्यूल्स हैं,
फ्यूल है उनमें भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, फ्यूल प्राइस में यहाँ पे मेनली 6% हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो प्राइस है वो राइज देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यही सारी चीज़ें बताई जा रही कि जो हमारा CPI है उसमें हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को, मतलब कि राइज देखने को मिल रहा है। अब देखिए इन्फ्लेशन है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ पढ़ी थी कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो क्या करती है, यहाँ पर रेट डिसाइड करती है ना। हमने रेट की बात करी थी, जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है ना, CPR होता है और SLR होता है। ये 4 रेट्स होते हैं। इसको कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने, हमने अभी कुछ देखा था, जो हमारा रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया था। अब देखिए इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो डिमांड है, मतलब कि लोगों के पास यहाँ पे क्या है, पैसा ज़्यादा होगा, मनी ज़्यादा है, इट मीन्स वो क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, है ना, उसका खर्चा ज़्यादा करेंगे। अब खर्चा ज़्यादा करेंगे किसी चीज़ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि जब खर्चा ज़्यादा करेंगे तो उस चीज़ की यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। मान लीजिए उसका डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। तो RBI यहाँ पे क्या लेकर आ रहा है, क्वांटिटेटिव टूल्स लेकर आ रहा है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा रेपो रेट है, रेपो रेट को हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। मतलब कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, जब हम अगर लोन लेने जा रहे हैं बैंक से या कुछ भी, तो जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज कर दिया तो अब इससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा। मार्केट में अगर मनी सप्लाई कम होगा तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, हमारा कम होगा। एक्सपेंडिचर कम होगा तो हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे RBI के द्वारा बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन जो है हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब इसके सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब देखिए इन्फ्लेशन क्या है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो इसका जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ठीक है, जिसके पास पैसा है तो वो तो कर लेगा, उसको इन्फ्लेशन कैसा भी, बट इसका जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, जो पुअर है उसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कैसे इफेक्ट पड़ सकता है। अब जैसे कि डोमेस्टिक कंजप्शन की बात करें, यहाँ पर इन्फ्लेशन है, हमें यहाँ पर 10 रुपए की बिस्किट मिल रही है, कितने में, 15 रुपए में। ठीक है, तो हम उस बिस्किट को खरीदेंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में अगर मान लीजिए आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, है ना, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, आपको यहाँ पे एक पैंट है, मान लीजिए वो 50 रुपीज़ का मिल रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल, वो 50 रुपीज़ का मिल रहा है, और आपके पास टोटल 100 रुपीज़ है, तो इट मीन्स आप यहाँ पे 2 पैंट्स खरीद सकते हैं, है ना, आप यहाँ पे 2 पैंट्स को परचेस कर सकते हैं। बट अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई, इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज हो गई। अब इसकी कॉस्ट कितनी कर दी गई है, मान लीजिए 100 रुपीज़ कर दी गई। अब आपके पास 100 रुपीज़ है, अब आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही पैंट खरीदेंगे, है ना, हम एक ही पैंट परचेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं आप, प्रोडक्शन है वो कम होगा, है ना, जो कंज्यूमर है वो कंजप्शन कब करेगा। अब उसके पास सिर्फ 100 रुपीज़ है तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही पैंट खरीदेगा। पहले वो 2 पैंट खरीद रहा था, अब वो क्या कर रहा है, एक पैंट खरीद रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का ये जो गैप आ रहा है, अभी एक का जो गैप आ रहा है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो कंजप्शन हो रहा है, मतलब गुड्स का जो कंजम्पशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा किस पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। कंजप्शन कम हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्शन यहाँ पे कम करेंगे, और प्रोडक्शन कम करेंगी तो इसका ओवरऑल इफेक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारी इकोनॉमी में। ठीक है ना। तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि सेंटर एंड स्टेट मस्ट मोल मेजर इंक्लूडिंग रैशनलाइजेशन ऑफ GST रेट्स टू हेल्प ईज द इन्फ्लेशन बर्डन ऑन इकोनॉमी विद ओवरसीज डिमांड सेट टू स्टे वीक दिस ईयर untamed inflation risk hurting domestic consumption and rebate overall economic growth। तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि जो ये कंजम्पशन है, सॉरी इन्फ्लेशन है, अगर वो कंटिन्यूसली इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ये हम किसको हर्ट कर रहा है, दिस इज हर्टिंग आवर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ओके, एंड इट विल ऑल जो ओवरऑल इसका हमारा इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्फ्लेशन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। ओके,
आरबीआई क्या करता है, आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब देखिए इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन होने के यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर की बात करें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हमारी कम हो रही, तो उसके कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फूड ग्रेन्स है, ठीक है, फ्यूल्स हैं, इनका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण यहाँ पर जो फ्यूल के प्राइजेस हैं उसमें हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला। जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स के आइटम्स में भी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के सिर्फ हम ये नहीं कह सकते सिर्फ इंटरनल फैक्टर है, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जो कि इन्फ्लेशन को यहाँ पर मेजर करते हैं। अब देखिए कोविड आया, कोविड के कारण यहाँ पे कोविड आया, हमारा पूरा जो ट्रेड था वो यहाँ पे रुक गया। ट्रेड रुकने के कारण जो हमारी इकोनॉमी में है ट्रेड रुक गया, यहाँ पे बहुत सारे जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया। अब प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो गया तो इसके कारण यहाँ पे क्या होने लगा, अब प्रोडक्शन कम हुआ है बट डिमांड कम हुई क्या, नहीं, डिमांड तो वही है। तो जिसके कारण यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला जो कि यहाँ पे 9 to 10% था, है ना। तो इसमें अभी तक हम यहाँ पे सिर्फ 6% तक ही आ पाए हैं। अब हमें इन्फ्लेशन को क्या करना है, कम करना है। तो आरबीआई यहाँ पे कंटिन्यूसली मेजर्स ले रहा है। थ्रू आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि यहाँ पे इन्फ्लेशन के टूल्स बताती है, मतलब कि टूल्स बताती है जिससे कि हम यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके इन द मार्केट। ओके, तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन एज अ टारगेट फॉर द पीरियड फ्रॉम अगस्त 5 अगस्त 2016 टू मार्च 2021। अब यहाँ पे ये कहा गया है, एक यहाँ पे जो टारगेट होता है कि किसी भी इकॉनमी के लिए जो इन्फ्लेशन होता है वो कितना होना चाहिए, है ना, जो एक सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे 2% मिनिमम और 6% यहाँ पे मैक्सिमम होता है। 4% आइडियल माना जाता है कि 4% अगर इन्फ्लेशन है आपका तो उसको आइडियल माना जाता है, वो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा होता है। पहले अगर हम देखें तो आरबीआई जो था तो वो इन्फ्लेशन को कैसे वो इंटरवीन करता था, मतलब कि कब मार्केट में आरबीआई पहले डब्ल्यूपीआई देखता था, कंज्यूमर प्राइस जो हमारा होल सेल प्राइस इंडेक्स होता था, वो जब इंक्रीज होता था तब यहाँ पे आरबीआई क्या करता था, मार्केट में इंटरवीन करता था कि हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, ठीक है, मनी जो सप्लाई है उसको कम करना है। बट आफ्टर यहाँ पर 2015 के बाद से आरबीआई अब क्या देखता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखता है। इसमें यही कहा गया, देखिए 4% कंज्यूमर प्राइस टारगेट किया गया है। तो अब आरबीआई 2015 के बाद से 2015 के बाद से सीपीआई देखता है, सीपीआई को यूज करता है। जब अगर सीपीआई के प्राइसेस यहाँ पे हाई होते हैं, सीपीआई हाई होता है, तब यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, मार्केट में इंटरवीन करता है। तो आप सभी को पता है कि अभी क्या हो रहा है, सीपीआई जो है हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और आरबीआई इसी के चलते यहाँ पे थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर कंटिन्यूसली मेजर्स ले रहा है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में देख लें तो डब्ल्यूपीआई किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सीपीआई सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीपीआई एंड व्हाट इज डब्ल्यूपीआई। मेजर्स में क्या होता है, इसमें डब्ल्यूपीआई में सिर्फ हम गुड्स को मेजर्स करते हैं और इसमें गुड्स एंड सर्विस बोथ। कितने आइटम्स कवर है, डब्ल्यूपीआई में 697 और सीपीआई में 448 रूरल बास्केट में है और 460 अर्बन बास्केट में। अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ता है तो इसका ओवरऑल इफेक्ट हमें रूरल और अर्बन एरिया दोनों में देखने को मिलता है ना। रूरल में जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर में इसका अलग इफेक्ट होगा, है ना, फूड ग्रेन्स में इसका अलग इफेक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट में इसका अलग इफेक्ट होगा। तो इसमें इसके बास्केट बनाए गए कि कितने कितने आइटम्स इसमें इंक्लूड किए गए। बेस ईयर क्या रखा गया है, डब्ल्यूपीआई का 11-12 और सीपीआई का 2012। बेस ईयर मतलब कि जैसे कि बेस ईयर हम कैसे कह सकते हैं कि बेस ईयर का क्या मतलब है, हम यहाँ पे देखते हैं एक बेस ईयर ले लिया। अब 2011 में हमने देखा कि इस पेन का जो प्राइस है, मान लीजिए कोई पेन है, इसका प्राइस जो है कितना है, 10 रुपए है। अब इसको हमने बेस ईयर माना कि 2011 में इसका जो प्राइस है 10 रुपए, और अब हम इसका 2023 में प्राइस देखेंगे कि आज के टाइम पे इस पेन का प्राइस कितना है, 15 रुपए हो चुका है। तो हमने क्या माना, 2011 को उसको बेस ईयर माना। बेस ईयर से हम इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे मेजर करते हैं। तो आई होप आपको इस आर्टिकल में जो जितनी भी चीजें थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है शेपिंग अ मोर डिसेबल फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम।
यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की गई है कि हमें क्या ज़रूरत है कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, डिजिटल इकोसिस्टम है, उसे डिसेबल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। डिसेबल फ्रेंडली की यहाँ पे बात की गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे सेंसस 2011 जो है उसमें ये एस्टिमेट किया है कि जो इंडिया में 2.21% जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, डिसेबल है। ठीक है ना। तो देखिए ये जो डेटा है ये आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इंडिया में 2.21% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिसेबल है ना। इट मीन्स यहाँ पर इंडिया में एटलीस्ट 192 मिलियन पीपल जो है वो कैसे हैं, डिसेबल है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है आज का जो क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है ना। पूरा सोशल मीडिया का हमारा क्या आ चुका है, हमारा इन्वायरमेंट मतलब अब पूरा सोशल मीडिया पर यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें क्या करना होगा, जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम है ना, हमारा जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसे डिसेबल फ्रेंडली बनाना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर कोई ब्लाइंड पीपल है ना, ब्लाइंड पीपल है वो डिसेबल है ना, ब्लाइंड है वो डिसेबल है। अब यहाँ पर ऐप होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, कैसे यूज़ करना है, ओला का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे जो फूड के जो हमारे ऐप्स जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनका अब वो पर्सन तो ब्लाइंड है ना। अब हमें ये जो ऐप्स हैं इनको ऐसा बनाना होगा, ऐसा मतलब कि डिसेबल फ्रेंडली बनाना होगा, ताकि जो ये डिसेबल पीपल है वो क्या कर सके, इन ऐप्स का यूज़ कर सकें, है ना। आजकल क्या हो चुका है, डिजिटल इकोसिस्टम हमारा आ चुका है, तो हमें जो हमारी ये ऐप्स हैं उनको क्या करना होगा, डिजिटल फ्रेंडली बनाना होगा। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है यहाँ पर तो वो व्हाट्सअप का यहाँ पे यूज़ कर सके। यहाँ पर अगर कोई न्यूज़ चैनल का जैसे हम कह सकते हैं जिससे हमें न्यूज़ मिलती है, हमारे जो ऐप्स होते हैं जिन्हें न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो अब उसमें तो रीड करने वाला है ना। अब वो पर्सन तो ब्लाइंड है, वो कैसे देख पाएगा कि इसमें क्या न्यूज़ है। तो हमें हमारे जो ऐप्स होंगे उनको क्या करना होगा, डिसेबल फ्रेंडली बनाना होगा। ठीक है ना। तो उसमें यही बात की गई है कि देखिए कोविड-19 के बाद से तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब देखिए आफ्टर कोविड-19 हम यहाँ पे ऐप्स का यूज़ करने लग गए हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, डेटिंग्स के लिए, सोशलाइजिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए। अब देखिए ये सारे अगर हमें कोई ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है ना, तो हम यहाँ पे जियो मार्ट का यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे अदर ऐप्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। फूड आइटम्स के लिए हम यहाँ पे स्विगी का यूज़ कर रहे हैं, जोमेटो ऐप का यूज़ कर रहे हैं। मेडिसिन के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, है ना। डेटिंग ऐप्स हैं, एजुकेशन, इवन एजुकेशन के लिए भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या थ्रू अब सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है ना, गूगल है, हम इनका यूज़ कर रहे हैं हमारे एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो इस कोविड-19 के बाद से इनका जो यूज़ है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। अब इस आर्टिकल में ये बात कही कि हमने यहाँ पर मेनली जो हमारी 10 मोस्ट वाइडली यूज ऐप्स हैं उनको यहाँ पर वो किया गया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से 10 वाइडली यूज हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। तो ये कुछ ऐप्स हैं जिनको यहाँ पर क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जो 10 ऐप्स हैं इनको वाइडली यूज़ किया जाता है सभी लोगों के द्वारा। अब इनकी यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी कि जो हमारे कुछ गाइडलाइंस हैं यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी, बट इसमें ये बताया गया सिर्फ जो व्हाट्सएप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिर्फ आए थे और बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो यहाँ पे ये बातचीत की गई है, ये डिस्कशन हुआ है कि हम किस तरीके से ये जो ऐप्स हैं इनको हम डिसेबल फ्रेंडली बना सकते हैं, ताकि कोई भी जो डिसेबल पीपल, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन चल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, वो डिसेबल है, वो चल नहीं पा रहा है। अब उसको यहाँ पे 4th बिल्डिंग पे रहना, अब उसको ओबर एंड ओला का यूज़ करना है। तो वो ओबर और ओला तो उसने ठीक है यहाँ पे अपना जो है राइड उसने बुक कर दी, बट उसको यहाँ पे वो 4th बिल्डिंग पर है, मान लीजिए बिल्डिंग है 4th फ्लोर पर है, अब वो ग्राउंड फ्लोर तक कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात की गई कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो डिसेबल पीपल हैं वो जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनका वो फ्रेंडली यूज़ कर सके। तो इस आर्टिकल में यही पूरा बताया गया है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि core of the project securing the disabled friendly digital ecosystem must be conviction that everything digital must be accessible to the everyone। यहाँ पर जो भी डिजिटली चीज़ें आ रही हैं तो हमें यहाँ पे ये इंश्योर करना होगा कि वो सारी चीज़ें किसको हो, जितने भी लोग हैं, है ना, सभी के लिए वो क्या हो, एक्सेसिबल हो। तो देखिए यहाँ पे हमें किसको इंश्योर करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना, हमें यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सेसिबिलिटी चाहिए ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या कर सकें, इसका यूज़ कर दें। इंडिया नीड्स टू बी
ट्रूली एक्सेसिबल फॉर ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो इसमें लास्ट में यही कहा गया कि हमें कुछ ऐसे एक्शंस लेकर आने पड़ेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर, प्रोजेक्ट्स लेकर आने पड़ेंगे जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें इंडिया का हर एक इंसान, चाहे वो डिसेबल हो या फिर वो हेल्दी हो, कैसा भी हो, वो उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेस कर सके। तो आई होप आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है लद्दाख, अ फ्रेजाइल रीजन नीड ऑटोनॉमी। अब आप सभी को पता है लद्दाख बहुत दिनों से यहाँ पे न्यूज़ में है ना। लद्दाख आप सभी को पता है 2019 में यहाँ पर क्या हो गया था, जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर स्टेट था, वो 2 यूटीज में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब लद्दाख जब यहाँ पे यूटी बना तो तभी से यहाँ पे उनको प्रॉमिस किया गया था कि लद्दाख को यहाँ पे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी अंडर शेड्यूल 6, ठीक है ना। बट अभी तक ये जो प्रॉमिस है उसको पूरा नहीं किया गया। अब इसी के चलते यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो वहाँ के एक एजुकेशनिस्ट हैं सोनम वांगचुक, वो उन्होंने यहाँ पे 2-3 हफ्तों से वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि लद्दाख क्या है, एक फ्रेजाइल रीजन है। फ्रेजाइल रीजन है मतलब कि लद्दाख में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, एसटी पॉपुलेशन है। यहाँ पे 90% जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, एसटी है। वो डिमांड कर रहे हैं किसकी, स्पेशल स्टेटस की, स्पेशल स्टेटस अंडर 6th स्केड्यूल। अब यहाँ पर देखिए 2 स्केड्यूल है मेनली, एक 5th है और दूसरा 6th स्केड्यूल है। 5th स्केड्यूल क्या बात करता है कि हमारे इंडिया में जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं और ST SCs हैं, जितने भी हमारे सोशली बैकवर्ड स्टेट ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन्हें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सेप्ट यहाँ पे 4 स्टेट जो हमारे मिजोरम, असम, मेघालय जो हैं, इनको छोड़कर बाकी जो अदर ट्राइबल स्टेटस हैं, मतलब ट्राइबल स्टेट्स हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हमारा 6th स्केड्यूल है, इसमें यहाँ पे जो हमारे 4 स्टेट्स हैं, है ना, इंडिया के जो 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, है ना, तो असम, मेघालय, मिजोरम, तो इनको यहाँ पर क्या किया गया है, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है इन 4 स्टेट्स को। तो यहाँ पे लद्दाख क्या डिमांड कर रहा है, लद्दाख डिमांड कर रहा है कि उन्हें भी क्या किया जाए, जो 6th स्केड्यूल के अंदर उन्हें स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए लद्दाख कैसा एक फ्रेजाइल एरिया माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखिए बात करें तो लद्दाख का जो इकोसिस्टम है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है ना, कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है। वहाँ पर बहुत हमें रेयर एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाइल्ड याक, है ना, स्नो लेपर्ड, डाइवर्स फ्लोरा। और कल्चरल में हम देखें तो यहाँ की जो कल्चरल एंड लाइवलीहुड्स हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और फ्रेजाइल है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कंटिन्यूसली क्या है, जब से ये यूटी बना है लद्दाख, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लोगों का मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब यहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड है, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर और एक्सेसिव यहाँ पे टूरिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लद्दाख यूटी है वो पहले क्या था, एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था। अब वो क्या, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे उसका क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। अब लद्दाख को फ्रेजाइल रीजन माना जा रहा है। हम यहाँ पर कोई भी, जैसे कि फ्रेजाइल रीजन होता है, कोई भी ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसको यहाँ पर बात की जा रही है कि उसको कौन यहाँ पर बचा सकता है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कौन सबसे ज़्यादा अच्छे से देख सकता है, वहाँ की लोकल बॉडी। क्यों, क्योंकि उनको उनके बारे में पता होता है कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ की ट्राइबल, उनका जो कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है वो कैसा है, वो और उसको वो कैसे यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे उनको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली में बैठे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहाँ पे उनको क्या पता होगा कि वहाँ के ट्राइबल पीपल क्या है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, उनको उनके बारे में नहीं पता कि उसको किस तरीके से वो सेव कर सकते हैं, है ना। तो इसमें इसी के चलते यहाँ पे डिमांड हो रही है कि लद्दाख को क्या किया जाए, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए स्पेशल स्टेटस अंडर शेड्यूल 6, ठीक है। तो इसमें देखिए यही सारी चीज़ें बताई गई कि यहाँ पर कंटिन्यूसली जो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके कारण यहाँ पे हमें बहुत सारे जो सीरियस प्रॉब्लम्स है वो फेस करने को देख रहे हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड, इरोजन, सॉलिड वेस्ट, इन्फ्लुएंट डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है, करोडिंग ऑफ कॉमन लैंड्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ कार्बन न्यूट्रल लद्दाख। अब यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे बात की थी कि लद्दाख में मतलब कि लद्दाख को बहुत अच्छा रीजन माना जा रहा है फॉर द मेगा सोलार प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। हमारा जो इस साल का बजट आया है उसमें यहाँ पे ये कहा गया कि लद्दाख में हम कितना
जो है 13 GW यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लद्दाख को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब ये कोई भी रीज़न होता है, ठीक है ना, अब लद्दाख का एक बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल रीजन है, यहाँ पे इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेंगी तो यहाँ पर इसका एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा और इसके हमें यहाँ पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस आर्टिकल में इतना ही बताया गया है कि लद्दाख को यहाँ पे ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। वहाँ पे किसको यहाँ पे पावर देनी होगी, वहाँ की जो लोकल पीपल है, क्योंकि दे नो देयर टेरिटरी बेटर इन अ बेटर वे, है ना, वो अपनी टेरिटरी को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इन कंपेरिजन टू दिल्ली में बैठे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके कंपेरिजन में। ठीक है, अब ये यूटी है ना, तो यहाँ पे जो पूरा जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है वो कौन देख रहा है, यहाँ पे दिल्ली देखती है ना। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमें नीड है किसको देनी होगी, लद्दाख को ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, सो दैट हम यहाँ पे लद्दाख जो एक सेंसिटिव लाइवहुड एरिया है उसकी जो इकोलॉजी है उसको यहाँ पे क्या कर सके, हम इंश्योर कर सकें। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए यहाँ पे स्केड्यूल 5 में क्या है, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट दैट हैज स्पेशल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड इशूइंग ऑर्डर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टिंग द इफेक्ट ऑन एक्ट्स ऑन द लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको, ट्राइबल पॉपुलेशन को किस तरीके से हम यहाँ पे उनको बचाने के लिए, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर गवर्नर पूरे एक्शन लेता है, उनके पास पूरी पावर होती है। और 6 शेड्यूल में क्या है, एरियाज को वहाँ पर जो 4 एरियाज हैं उनको यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट मतलब सेल्फ गवर्न बनाया गया है, कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। ठीक है, तो देखिए द ट्राइबल कम्युनिटीज themselves have been given significant control over their condition, also including the autonomy to make laws and receive funds from the central government with respect to the social and infrastructural development। तो यहाँ पे जो autonomy, जो पावर दी जाती है वो किसको दी जाती है, वहाँ पे जो 6 शेड्यूल के अंदर जो भी एरियाज आते हैं तो वो कैसे होते हैं, सेल्फ गवर्न होते हैं। और उनको अगर फंड वगैरह भी कौन प्रोवाइड करता है, फंड वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो अपने लैंड के लिए यहाँ पर ऑटोनोमस यहाँ पे लॉज बना सकते हैं, और उसके लिए वहाँ पे जो फंड वगैरह होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सारी चीज़ें। तो यही डिमांड, लद्दाख भी यही डिमांड कर रहा है कि हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 6 शेड्यूल के अंदर रखिए, हमें भी यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लद्दाख है बहुत ही ज़्यादा इको सेंसिटिव यहाँ पर एरिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे लद्दाख से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे बताया गया है एजुकेशन मोर देन वेल्थ डिटरमाइंस वुमेन मैरिटल एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है कि आसाम गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, 4000 से ज़्यादा केसेस यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिजेस के जो केसेस हैं उनको यहाँ पे क्या किया है, रजिस्टर किया है ना। और इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारे अरेस्ट वाले जो वारंट से यहाँ पे निकले। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है देखिए कि और जो 4000 से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, चाइल्ड मैरिज के यहाँ पे केसेस हैं। ठीक है, आसाम में, सिर्फ ये अभी आसाम की बात हो रही है, आप सोचिए पूरे इंडिया में ये कितने ज़्यादा केसेस होंगे। तो यहाँ पे क्या इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो एक्टिविस्ट हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा रूट प्रॉब्लम है वो क्या है, कि वुमेन की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्या इसका जो मेन रूट कॉज है हमारा, वुमेन की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिमिटेड है। हमें यहाँ पे उनकी जो एजुकेशन है उसको यहाँ पर उसके तहत हमें अवेयरनेस जो कैंपेन प्रोग्राम है यहाँ पर लाने होंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे क्या कर सके, वुमेन्स को यहाँ पे एजुकेट कर सकें, सो दैट दे कैन टेक बेटर डिसीजन फॉर देमसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे वुमेन जो है अपने लिए खुद डिसीजन ले सके, तो हमें यहाँ पे इंश्योर करने की जरूरत है क्या, बेटर एजुकेशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन अमंग वुमेन इज स्टिल नॉट बीइंग एड्रेस्ड। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, कौन सी, एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है विमेन में, उसको अभी भी यहाँ पे एड्रेस नहीं किया जा रहा। अब जैसे डेटा जो हमारा नेशनल फैमिली हाउस सर्वे 5 क्या शो करता है, दैट द मोर एजुकेटेड अ वुमेन द हायर हर नेगोशिएशन पावर अबाउट व्हेन शी वांट्स टू गेट मैरिड। अगर वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड होती है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस सर्वे में, अगर कोई वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड होती है तो उसके पास यहाँ पे ज़्यादा पावर होती है नेगोशिएट करने की फॉर हर मैरिजेस, मतलब कि उसको कब शादी करनी है कब शादी नहीं करनी, तो उसकी नेगोशिएशन की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है इन एजुकेटेड वुमेन। तो इस डेटा में यही बताया गया है कि हमें यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है वो क्या है, विमेन एजुकेशन। हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है, यहाँ पे लोगों को अवेयर करवाने की जरूरत है कि वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, सो दैट दे कैन टेक बेटर डिसीजन फॉर हर सेल्फ।
ओके तो इसमें यही बताया गया है कि सारी चीज़ें यही कि अब देखिए चाइल्ड मैरिज के हमने बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट देख लिए थे, इस क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, है ना, कि यहाँ पे जो पहला तो हेल्थ इशू आता है, वेमेन जो होती है उनको एजुकेशन से यहाँ पे उनको एक्सेस नहीं मिल पाती है, डोमेस्टिक वायलेंस के यहाँ पे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे हमें क्या जरूरत है कि जो एजुकेशन है उसको हम इंश्योर करें इन अ वेमेन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर लार्ज बेंच मस्ट एग्जामिन सब वर्जन ऑफ 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है आप सभी को पता है, यहाँ पर जो डिफेमेशन लॉ होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, तो इसी के चलते यहाँ पे बात की गई कि देखिए कि आप सभी को पता है जो महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि द आर्टफुल डॉज लेजिस्लेटर एम्प्लॉय द सबवर्ट द 10th शेड्यूल। अब ये जो 10th शेड्यूल मतलब कि कोई मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर ने यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ किसके ऊपर यहाँ पे सबवर्ट होता है, तो इसका जो राइट होता है वो स्पीकर के पास होता है ना, तो स्पीकर उसको कोई भी पर्सन है मतलब जो मेंबर होता है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है अंडर 10th शेड्यूल। तो इसमें यही कहा गया है कि द स्वीपिंग डिस्क्रिप्शन अवेलेबल टू स्पीकर इन द डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर नीड टू रीलुक बाय लार्जर बेंच। तो यहाँ पे जो ये कहा गया कि जो स्पीकर हैं उनके पास ये जो 10th शेड्यूल का राइट है उसको यहाँ पे हमें फिर से रीलुक करने की जरूरत है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो उसको यहाँ पे देखेगी। तो हम यहाँ पे 10th शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं कि 10th शेड्यूल क्या है। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर। अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक बीजेपी पार्टी है और यहाँ पे कोई हम मान लेते हैं कांग्रेस का, ठीक है। अभी यहाँ पे बीजेपी में है, कोई मेंबर है यहाँ पे बीजेपी का यहाँ पे मेंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी जीत गई ऐसा कुछ, तो या फिर कुछ पैसे वगैरह दे के किसी तरीके से मान लो इन्होंने खरीद लिया, तो अभी जो मेंबर है वो कहाँ चला गया, कांग्रेस में चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे जब इस तरीके से चीजें होती है तो यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है ना, गवर्नमेंट गिर जाती है और यहाँ पे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को बुलाया जाता है। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है क्या एंटी डिफेक्शन लॉ। जब एक मेंबर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको पनिश किया जाता है। तो पार्लियामेंट एडेड इट इन, पार्लियामेंट ने से हमारा जो 10th शेड्यूल है उसमें ऐड किया था कब, 1985 में। इट्स पर्पस वाज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट्स बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेटर फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो इसमें ये क्यों लाया गया था, ताकि जो हम गवर्नमेंट में हैं क्या कर सके, जो स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर कर सकें, और जो लेजिस्लेटर हैं पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, जिसके कारण हमारे इंडिया में ये देखने को मिला जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल होती थी, कभी कोई इस पार्टी में कभी पार्टी को छोड़कर चला जाता। तो इससे क्या होता था, नंबर ऑफ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती थी। तो स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर 10th शेड्यूल में 1985 में इस एंटी डिफेक्शन लॉ को यहाँ पे ऐड किया गया। अब 10th शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं, पॉपुलरली नॉन एज एंटी डिफेक्शन एक्ट, ठीक है, वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम बेस्ड यहाँ पे फैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, अब ये न्यूज में है तो आपको यहाँ पे कंफर्म है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे एक न्यूज और है, मोदी बाइडेन हेल्ड डील बिटवीन एयर इंडिया बोइंग। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा एयर इंडिया है, इंडिया का एयर इंडिया इंडिया का है आप सभी को पता है, और जो बोइंग है ये कहाँ का, यूएस का है। इनके बीच में एक डील हुई है जिसके तहत हमारे 220 प्लान्स हैं उनको परचेस किया जाएगा फ्रॉम बोइंग, ठीक है ना। जो ये यूएस की जो कंपनी है इसके द्वारा यहाँ पे 220 जो प्लान्स हैं उनको यहाँ पे परचेस किया जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या है, इंडिया यूएस का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, मतलब कि उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए हमारी जो पार्टनरशिप है उसको डीप करने के लिए यहाँ पे ही बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब कि इससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ वो क्या होगी, और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इन मीटिंग विद राइसी जी वोज अनस्वेरिंग सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चाइना जो ईरान के यहाँ पर मिनिस्टर हैं, चाइना विल डेवलप फ्रेंडली कोऑपरेशन विद ईरान टू पुश फॉर न्यू डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नो मैटर हाउ द इंटरनेशनल सिचुएशन चेंजेस। अब यहाँ पे बात किसके लिए, हमारे यहाँ चाइना एंड ईरान, चाइना और ईरान के यहाँ पे रिलेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइना, ये बताया गया कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन ट्यूसडे प्लेस अनस्वेरिंग सपोर्ट फॉर विजिटिंग ईरान
टू विजिटिंग ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम, जो ईरान के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, चाइना को विजिट किया। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे जो क्या है, चाइना क्या करेगा, जो उसके रिलेशन है ईरान के साथ, है ना, तो हम यहाँ पे जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, कॉपरेशन है, कंटिन्यूसली क्या करेगा, ईरान के साथ यहाँ पे कॉपरेट करेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ईरान के ऊपर यूएस ने क्या करके रखा है, सैंक्शंस लगा रखे हैं कि वो क्या कर वो यहाँ पे जो न्यूक्लियर ईरानियन न्यूक्लियर इशू है, सबसे बड़ा इशू अभी ईरान में अगर हम देखें तो उनका जो है न्यूक्लियर इशू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान के ऊपर कि वो कोई भी मतलब कि न्यूक्लियर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पे इन्होंने इंश्योर किया है कि वो क्या करेगा, चाइना यहाँ पर ईरान को सपोर्ट करेगा फॉर द न्यूक्लियर इशू। जो ईरान का न्यूक्लियर इशू है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो न्यूक्लियर डील है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, चाइना उसकी हेल्प करेगा ईरान की। और जो उसकी रिलेशन है चाइना के साथ आने वाले टाइम में उसको और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक आगे की मल्टीपोलराइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना के, आप यहाँ पे देखिए ईरान है, चाइना, तो हमें यहाँ पे चाइना के जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारे ईस्ट एशियन जो हमारी कंट्रीज़ है उसके साथ यहाँ पर जो रिलेशन है वो अपने रिलेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। क्योंकि देखिए यूएस है, यूएस ने यहाँ पे जो हमारी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा के रखते हैं, है ना, कि वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इस तरीके की चीज़ें। तो चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यहाँ पे क्या कर सके, जो यूएस है उसको यहाँ पर काउंटर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर पीडीएफ ज्वाइन Telegram channel EduVerse News Analysis. So that's for all today. Thank you so much for discussion.